सो हेलो एवरीवन। आज एनसीईआरटी की एंशियंट हिस्ट्री 11th क्लास की कंप्लीट बुक का एनालिसिस हम करने वाले हैं और इसका चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर 9। और आज हम अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड को कंपेयर करेंगे और किस डायमेंशन में कंपेयर करेंगे वो है पॉलिटिकल सिस्टम। तो अर्ली वैदिक पीरियड जिसको ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, इस टाइम पर पॉलिटिकल सिस्टम क्या था और लेटर वैदिक पीरियड में वो पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से बदल गया, इन सारे पहलुओं को आज के लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन सीरीज ऑफ आर एस शर्मा। ठीक है, आर एस शर्मा की जो एनसीईआरटी बुक है। तो दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग आई एस सोशल चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, ये वाला जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जो मैं इस स्लाइड में आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो आने वाले जितने भी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल जितने भी चेंजेस हैं, रिलीजियस, उन सबको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहली बात यह है कि हमेशा याद रखिए कि ज्योग्राफी डिफाइंस इकोनॉमी एंड इकोनॉमी डिफाइंस या डिटरमाइन एवरीथिंग एल्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक हो या कल्चरल हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इकोनॉमी डिसाइड करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी डिसाइड करती है। तो ज्योग्राफी डिटरमाइन करेगी इकोनॉमी एंड इकोनॉमी फिर डिटरमाइन करेगी सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल रिलीजियस। ठीक है, इकोनॉमिक लिखे यहाँ पे रिलीजियस होना चाहिए, सारे डायमेंशंस को। ठीक है, तो हुआ यूं कि लेटर वैदिक पीरियड आते आते इंसान ने डिस्कवर कर लिया था आयरन। ठीक है, अब लोगों के हाथ में हथियार आ गया था लोहे का। अभी तक इंसान के पास पत्थर के बने हुए हथियार थे, जो कि इतने शार्प नहीं होते थे कि वो जंगलों को काट सके, इतने शार्प नहीं होते थे कि वो हथियार बना सके। फिर कॉपर एज आई, लेकिन कॉपर या ब्रॉन्ज इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था कि सबके पास हथियार आ सके या सबके पास कुल्हाड़ी, ब्रॉन्ज की कुल्हाड़ी आ सके जिससे वो जंगलों को काट के अपने लिए खेती करने के लिए औजार बना सके। अब आयरन के डिस्कवरी के बाद क्या हुआ, क्योंकि आयरन रीडली अवेलेबल था अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, धरती पर आयरन की कोई कमी नहीं थी। जो जब इंसान ने आयरन का मेटल बनाना सीख लिया तो उससे दो चीजें हुई। पहला तो उसने बनाया उससे टूल, और दूसरा बनाया उसने वेपन। अब टूल से क्या किया, उसने जंगलों को काटा, फिर मोर एरिया अंडर कल्टीवेशन। ठीक है, बड़े एरिया, बड़े भूभाग को खेती लायक उसने बनाया, मोर एरिया अंडर कल्टीवेशन। अब मोर एरिया अंडर कल्टीवेशन से क्या हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन से क्या हुआ, कई सारी चीजें, पॉपुलेशन बूम और मोर टैक्स फॉर द किंग। तो जनसंख्या भी बढ़ी क्योंकि अब खाने की कोई कमी नहीं थी, और चूंकि लोग अब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे तो राजा को टैक्स दे सकते थे, कर दे सकते थे। फिर वापस आते हैं वेपन। इंसान ने बनाया वेपन, तो वेपन बनाने से क्या हुआ, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है, बड़ी सेना खड़ी की और उसको हथियार दिए गए। अब बड़ी सेना होने से क्या होगा, वॉर। वॉर से क्या होगा, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन। ठीक है, तो जहां पर अर्ली वैदिक पीरियड में स्मॉल ट्राइबल किंगडम हुआ करती थी जिसको जन कहा जाता है, यही लेटर वैदिक पीरियड में जन से बन गया जनपद। और यही 600 बीसी आते आते यही जनपद बन जाएगा महाजनपद। आगे हम देखेंगे इनके बारे में। ठीक है, महाजनपद। तो जन ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि छोटी छोटी ये ट्राइबल ट्राइबल प्रिंसिपैलिटीज या ट्राइबल किंगडम्स कह लीजिए। ठीक है,
अब क्या होगा, किसी एक राजा के पास टैक्स आने लगेगा और हथियार होंगे, तो ये राजा जो है बाकी लोगों पर हमला करेगा। ठीक है, इस तरीके से युद्ध होंगे और क्या होगा कि छोटी छोटी ट्राइबल किंगडम्स की जगह पर बड़े किंगडम, बड़े बड़े मोनार्कियल किंगडम का जन्म होगा ड्यू टू वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट एंड अनेक्सेशन। तो लेटर वैदिक पीरियड में जन बन जाएगा जनपद, और महाजनपद में यही सिलसिला जारी रहेगा और बनेगा महाजनपद, वेरी लार्ज टेरिटोरियल किंगडम्स, मोनार्कियल किंगडम्स। ठीक है, तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा कि लोहे से इंसान ने अपने लिए जंगलों को काट कर बड़ा एरिया प्रोड्यूस किया, बड़े एरिया में खेती करनी शुरू करी। अभी तक इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए खेती कर रहा था, अब इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए ना सही, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ अपनी जो एस्पिरेशंस हैं, वेल्थ कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए खेती करने लगा। और उसी आयरन से इंसान ने लोहे के हथियार बनाए, बड़ी सेनाएं खड़ी करी, दूसरे राजाओं के दूसरे ट्राइबल किंगडम्स पर हमला किया और उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाकर बड़ा साम्राज्य खड़ा करना शुरू किया। ठीक है, तो ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो फिर हम इस पॉलिटिकल सिस्टम में क्या बदलाव होंगे अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में, वो समझेंगे। तो जैसा कि पहला पॉइंट ये है कि स्मॉल ट्राइबल प्रिंसिपैलिटीज हुआ करती थी। स्मॉल ट्राइबल प्रिंसिपैलिटीज, जिसको जन कहते हैं, छोटे छोटी कबीले। अब उनके पास हथियार आ गया, तो क्या हुआ कि एक दूसरे के ऊपर हमला करके अनेक्सेशन हुआ, उनके दूसरे के इलाके को अपने इलाके में मिलाने की प्रक्रिया का जन्म हुआ, और जिससे जन्म हुआ जनपद का। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि पहले लोग अपने ट्राइब से अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे। ठीक है, अपने ट्राइब से कि तुम किस ट्राइब से, किस कुनबे से बिलोंग करते हो, वो लोगों की आइडेंटिटी थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे लोग किस एरिया से बिलोंग करते हैं, लैंड बिकेम द आइडेंटिटी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में नोमैडिक लाइफ थी। आर्यन जो है नोमैडिक लाइफ जीते थे, कोई एक फिक्स जगह नहीं थी उनकी, एक एरिया से दूसरे एरिया वो लोग मूव करते रहते थे, और इस मूवमेंट की वजह से उनका जमीन के साथ कोई ऐसा आइडेंटिटी जुड़ी हुई नहीं थी। जिस कुनबे में वो रहते थे और जिस कुनबे के साथ वो चलते थे वही उनकी आइडेंटिटी थी। लेकिन धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में इंसान नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव हुआ। ठीक है, उसने जंगलों को काटा और अपने लिए घर बनाकर रहने लगा और अपने लिए खेती करने लगा, और इसकी वजह से लोगों की अब आइडेंटिटी हो गई लैंड। ठीक है, किस एरिया से बिलोंग करते हैं। जैसे हमने देखा कि लोग कुरु, कुरु पहले ट्राइब का नाम था, बाद में कुरु जो है एरिया का नाम पड़ गया। ठीक है, पांचाल जो है पहले ट्राइब का नाम था, फिर पांचाल जो है एरिया का नाम पड़ गया। ठीक है, तो ये बात है। अगला है कि पहले क्या था कि जो शक्तियां थी, जो पावर थी, वो डिसेंट्रलाइज थी। ठीक है, जो राजा था वो कोई राजा जैसा नहीं था। एक तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि राजा एक कबीले के सरदार जैसा हुआ करता था अर्ली वैदिक पीरियड में। तो कबीले के सरदार के बारे में अगर आपने कभी किसी फिल्म में देखा होगा, तो कबीले का सरदार कोई ऐसा राजगद्दी में और राजमहल में नहीं रहता है, वो अपने कबीले के साथ ही रहता है। बस बात ये है कि वो कबीले का सबसे सीनियर मोस्ट होता है, लोग उसकी बात मानते हैं, लोग उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, तो पहले जो राजा था एक कबीले के सरदार जैसा था, पावर जो है डिसेंट्रलाइज हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे पावर का सेंट्रलाइजेशन, लेटर वैदिक पीरियड में पावर का सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ, और राजा, ठीक है, एक तरीके से एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब है राजा जो कहेगा वही सब लोग मानेंगे। तो धीरे धीरे एब्सोल्यूट मोनार्की में कन्वर्ट होता चला गया। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि पहले जो किंगशिप थी वो हेरिडिटरी नहीं थी। जरूरी नहीं है कि राजा के मरने के बाद उसका बेटा ही गद्दी पर बैठेगा।
लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे ये जो सिस्टम है, हेरिडिटरी मोनार्की का जो सिस्टम है कि राजा के मरने के बाद उसका बेटा ही गद्दी पर बैठेगा, ये ज़्यादा अब एक तरीके से नॉर्म बन गया, एक प्रथा बन गई, एक ट्रेडिशन बन गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो पहले सभा और समिति करके दो इंपॉर्टेंट बॉडीज थी जो राजा को एडवाइस किया करती थी, राजा को एडवाइस करती थी। तो जो सभा थी बेसिकली यहाँ पे गांव के या कबीले के जितने बड़े लोग थे, सीनियर लोग थे, वो लोग सभा के मेंबर थे, और बाकी समिति में सारे बाकी लोग कॉमनर्स। ठीक है, कॉमनर्स। तो समिति में बाकी के कॉमनर्स थे, और ये लोग जो है बेसिकली एक तरीके से राजा की एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करते थे। अगले लेक्चर में हम सभा और समिति के नेचर के बारे में, कि क्या काम करती थी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल सभा और समिति का बेसिक काम ये है राजा को सलाह देना, और राजा के ऊपर एक तरीके से ये लोग कंट्रोल मैकेनिज्म का भी काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में सभा और समिति की जो इम्पोर्टेंस है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, सभा और समिति की इम्पोर्टेंस कम होने लगी, और उसकी जगह पर परिषद करके एक बॉडी थी जो कि बेसिकली प्रीस्ट, एक छोटी बॉडी थी सिर्फ जिसमें प्रीस्ट लोग थे, उसने सभा और समिति को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पहले किंगडम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं हुआ करती थी, तो ऑब्वियस सी बात है लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, तो कोई फिक्स बाउंड्री किंगडम की थी नहीं। पर धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में इंसान के पास जब हथियार आया लोहे का, तो उसने जंगलों को काटा और अपने लिए रहने और खेती करने के लिए जमीन बनाई और रहने लगा। तो एक तरीके से किंगडम की फिक्स बाउंड्री एस्टैब्लिश हो गई। ठीक है, फिक्स बाउंड्री एस्टैब्लिश हो गई। अगला पॉइंट देखिए, टैक्स वाज वॉलंटरी इन द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो टैक्सेशन सिस्टम था वो वॉलंटरी हुआ करता था, जिसको जितना मन, जिसकी जितनी यथा भक्ति, या जिसकी जितनी श्रद्धा कह लीजिए, जिसकी जितनी, जिसका जितना सामर्थ्य, वो अपने अपने हिसाब से अपने हिस्से का राजा को देता था। ठीक है, क्योंकि राजा है बेसिकली सबके लिए काम कर रहा है, लोगों की रक्षा कर रहा है, बाकी सारी चीजें देख रहा है, तो लोग एक तरीके से खुशी खुशी अपने अर्निंग का एक हिस्सा, कोई फिक्स हिस्सा नहीं था, अपनी अर्निंग का एक हिस्सा राजा को भेंट के रूप में, ट्रिब्यूट के रूप में दिया करते थे। ठीक है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में अब ये जो टैक्स जो है मैंडेटरी हो गया। ठीक है, तो पहले ये वॉलंटरी क्यों था? क्योंकि भाई किसी की कोई फिक्स जमीन नहीं थी, तो किसी को, भाई आप अगर आपका लैंड मैं नाप पाऊंगा तब तो आपके ऊपर टैक्स मैं फिक्स कर पाऊंगा कि भाई आपके पास 10 बीघा जमीन है, आपके पास 50 बीघा जमीन है, आपकी 100 बीघा जमीन है, तो आपकी इतनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है। लेकिन जब जमीन ही फिक्स नहीं है, हर एक साल 2 साल पे जगह को बदलते रहना है, तो जब किसी की परमानेंट लैंड ओनरशिप नहीं है तो किसी का टैक्स फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि अब लोग फिक्स जमीन पे रहने लगे, तो आप जो है उसकी टैक्स लाइबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, उसका टैक्स असेसमेंट करके उसकी जो लाइबिलिटी है वो फिक्स कर सकते हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो टैक्सेशन है वो मैंडेटरी हो गया। अब अगर हम आर्मी की बात देखें, तो आर्मी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी अर्ली वैदिक पीरियड में। स्टैंडिंग आर्मी होती है, एक होती है, स्टैंडिंग आर्मी का मतलब है कि एक परमानेंट टाइप की आर्मी, जिसको राजा सैलरी देकर सैनिकों को रखेगा और उनका काम सिर्फ लड़ना होगा। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड में कोई स्टैंडिंग आर्मी का कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, और दूसरी टाइप की एक आर्मी होती है कि भाई वो जनरली कोई उसमें किसान होगा, कोई कारपेंटर होगा, कोई लुहार होगा, कोई सुनार होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। तो ये सब लोग शांति के टाइम पे जब युद्ध नहीं हो रहा तो अपना अपना काम करेंगे, और जब भी युद्ध का समय आएगा तो ये लोग हथियार लेकर युद्ध करने चले जाएंगे। तो ये हो गए एक तरीके से नॉन प्रोफेशनल, क्या बोलेंगे, नॉन प्रोफेशनल इम्परमानेंट काइंड ऑफ आर्मी। ठीक है, इम्परमानेंट काइंड ऑफ आर्मी, मिलिशिया भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड में स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी।
कोई फिक्स आर्मी नहीं थी, सब लोग जो है शांति के टाइम पर अपना अपना काम करते थे, अपने अपने प्रोफेशन में रहते थे, और जब भी युद्ध का समय होता तो ये लोग हथियार लेकर राजा की सेवा में अपने कुनबे की रक्षा करने के लिए पहुंच जाया करते थे। और यही जो सिलसिला है वो लेटर वैदिक पीरियड में भी लगभग लगभग चला, और धीरे धीरे बहुत ही अर्ली फेज में धीरे धीरे आर्मी एक तरीके से प्रोफेशन बनता चला गया। ठीक है, प्रोफेशन बनता चला गया। उससे पहले आर्मी कोई प्रोफेशन नहीं था, लोग अपनी रक्षा करने के लिए खुद हथियार उठाते थे। ठीक है, अगला देखते हैं। तो पहले क्या था, छोटी ब्यूरोक्रेसी होती थी, ब्यूरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स छोटे, ज़्यादा बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एम्प्लॉय करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे, चूंकि अब आप क्या है, बहुत सारे काम जो है राजा को करने हैं, देश की रक्षा भी करनी है, फिर टैक्स भी वसूलना है, फिर आर्मी को भी मेंटेन करना है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती चली गई। इस वजह से गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वो भी बढ़ता चला गया, और इसी वजह से इसको रत्निन नाम से भी, क्राउन ऑफ द क्रेन, नो, जूल ऑफ द क्राउन, जूल ऑफ द क्राउन, रत्निन नाम से भी बुलाया जाता था, जो कि ब्यूरोक्रेसी यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो पॉलिटिकल चेंजेस हुए अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड। जल्दी से इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, क्विक रिकैप में अगर आप देखें तो पहले छोटी स्मॉल ट्राइबल किंगडम होती थी जिसको जन बोलते थे, फिर हथियार की वजह से लड़ाइयाँ हुई और जिसकी वजह से एनेक्सेशन हुआ, और ये एरिया बढ़ते बढ़ते जनपद बन गया। फिर पहले आइडेंटिटी जो थी ट्राइब की थी, क्योंकि किसी की फिक्स लैंड पे कोई रहता नहीं था, सब लोग इधर उधर हर साल मूव करते रहते थे, एक तरीके से सेमी नोमैडिक लाइफ थी। फिर बाद में जब लोग अपने एरिया में जो लैंड ओनरशिप फिक्स हुई तो लोगों की आइडेंटिटी जमीन से होने लगी, कौन किस एरिया से बिलोंग करता है। पहले कौन किस ट्राइब से बिलोंग करता है ये था आपका आइडेंटिटी, अब फिर कौन से एरिया से आप बिलोंग करते हैं ये आपकी आइडेंटिटी बन गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पावर डिसेंट्रलाइज थी। फिर लेटर वैदिक पीरियड में पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ। फिर अर्ली वैदिक पीरियड में जो हेरिडिटरी मोनार्की का सिस्टम अभी तक एस्टैब्लिश नहीं था, लेटर वैदिक पीरियड में हेरिडिटरी मोनार्की आ गई। फिर सभा और समिति करके दो इंपॉर्टेंट बॉडी थी जो राजा को एडवाइस करती थी, लेटर वैदिक पीरियड में इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई और उसकी जगह पे आ गई परिषद। ठीक है, फिर अर्ली वैदिक पीरियड में किंगडम का कोई फिक्स बाउंड्री नहीं था, क्योंकि लोग खाना बदोशी की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में अब फिक्स बाउंड्री आ गई। अर्ली वैदिक पीरियड में जो टैक्सेशन सिस्टम था वो वॉलंटरी था, जिसको हम लोग बली बोलते हैं। ठीक है, बली टैक्स। लेटर वैदिक पीरियड में टैक्सेशन मैंडेटरी हो गया। अर्ली वैदिक पीरियड में कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, लेटर वैदिक पीरियड में भी लगभग लगभग स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी। ब्यूरोक्रेसी का साइज काफी छोटा था, लेटर वैदिक पीरियड में ब्यूरोक्रेसी धीरे धीरे बढ़ती गई, क्योंकि अब धीरे धीरे जो साइज ऑफ जो किंगडम है, साइज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये था पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगले लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड को इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर हम लोग कंपेयर करेंगे, किस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम में बदलाव आया अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।